जब कोई सरकार गिरती है तो राजनीतिक गलियारों में हलचल होती है, लेकिन जब वो सरकार गुस्से की आग में जलते हुए सड़कों पर नारेबाजी और तोड़फोड़ के बीच गिरती है तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, एक क्रांति की शुरुआत होती है। नेपाल में हाल ही में जो हुआ वो इसी तरह का एक ऐतिहासिक क्षण था। केपी शर्मा ओली की सरकार के पतन के बाद 2 दिनों तक काठमांडू की सड़कों पर जो दृश्य दिखे वो किसी फिल्म से कम नहीं थे। आगजनी, प्रदर्शन और फिर सबसे चौंकाने वाला मोड़, देश की अगली प्रधानमंत्री के तौर पर एक ऐसी महिला का नाम सामने आया जो ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी थी, ना ही सत्ता की रेस में थी। वो थी सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस, जिन्हें अब देश की बागडोर सौंपे जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन इन सबकी शुरुआत कहीं और हुई, इंटरनेट पर एक वर्चुअल मीटिंग में, जहां देश का युवा तबका, जिससे आज की दुनिया जेनजी कहती है, एक नई राह तय कर रहा था। करीब 5000 से ज्यादा युवा, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट और स्टार्टअप वर्कर्स और स्वतंत्र पत्रकार एक साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े। उन्होंने एक ऐसी मीटिंग की जो इतिहास में दर्ज हो गई। ये मीटिंग कोई मीम फैक्ट या फिर ट्रेड डिस्कशन नहीं था। जी हाँ, ये था एक पॉलिटिकल इमरजेंसी रेस्पॉन्स। उनका सवाल था सीधा, अब क्या होगा? और जवाब आया, हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो निष्पक्ष हो, जिसे सिस्टम का अनुभव हो और जो इस ट्रांजिशन पीरियड्स को संभाल सके। यहीं से उठा नाम सुशीला कार्की। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक रूप से शांत था, लेकिन जिनकी छवि आज भी लोगों के दिलों में ईमानदारी और न्याय की मिसाल के तौर पर बनी हुई है। ये उस जनरेशन का फैसला था जो राजनीतिक झूठ से थक चुकी थी और अब सच को सत्ता में देखना चाहती थी। सुशीला की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 2016 में वो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी। उनके फैसलों में पारदर्शिता और सत्ता के प्रति जवाबदेही की झलक साफ दिखती थी। लेकिन 2017 में जब उन्होंने कुछ राजनीतिक फैसलों में न्यायिक दखल दिया, तब संसद में उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस दाखिल किया गया। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और जल्द ही रिटायर होने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन आज वही महिला जो कभी न्याय की कुर्सी पर बैठती थी, अब देश की सबसे ऊंची कार्यकारी कुर्सी, प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त मानी जा रही है। ये बदलाव दिखाता है कि कैसे समय, परिस्थिति और जन सहयोग एक पुराने नाम को नए युग का नेता बना सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल खुद सक्रिय रूप से इस पूरे प्रक्रिया में शामिल हो गए। 2 दिन की अराजकता और राजनीतिक रिक्तता के बीच उन्होंने न केवल काठमांडू की सड़कों पर सेना तैनात की, बल्कि उन्होंने नए चरणों में जेनजी आंदोलन के प्रतिनिधियों, स्थानीय नेताओं और सिविल सोसाइटी से बातचीत शुरू की। उनके अनुसार देश को एक निष्पक्ष अंतरिम सरकार की जरूरत है, एक ऐसी सरकार जो आने वाले चुनाव तक स्थिरता बनाए रख सके, और इसके लिए उन्होंने खुद सुशीला कार्की से मिलने का फैसला किया। बुधवार दोपहर लगभग 2 बजे वो धापसी स्थित उनके निवास पहुंचे और उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए आमंत्रित किया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुशीला कार्की ने उस प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं राजनीति में नहीं आना चाहती, मेरा काम न्याय देना था, सत्ता चलाना नहीं। ये एक ईमानदार जवाब था, लेकिन स्थिति उसके मुकाबले कहीं ज्यादा जटिल थी। उस शाम से लेकर अगली सुबह तक बातचीत का सिलसिला जारी रहा। जेनजी नेताओं ने औपचारिक तौर पर अपील की। बालेन शाह जैसे युवा और प्रभावशाली नेता भी सामने आए और समर्थन जताया। 15 घंटे बाद सुशीला कार्की का जवाब आया, मैं तैयार हूं, लेकिन शर्त यही है कि सरकार सिर्फ संक्रमण का माध्यम होगी, सत्ता का केंद्र नहीं। और इस एक बयान के साथ नेपाल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। एक महिला जो न्याय का चेहरा रही है, अब व्यवस्था को दोबारा खड़ा करने का चेहरा बनेगी। अब सवाल यही है कि सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनेंगी या नहीं। अब सवाल ये है, क्या ये सरकार, ये मॉडल, एक युवा नेतृत्व वाला क्रांतिकारी कदम नेपाल को एक बेहतर लोकतंत्र की ओर ले जाएगा? क्या सेना, सिविल सोसाइटी और युवा एक साथ मिलकर एक स्थिर, पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था बना पाएंगे? क्या ये बदलाव स्थायी होगा या फिर एक बार फिर सत्ता की पुरानी चालें हावी हो जाएंगी?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रयोग सिर्फ नेपाल तक सीमित रहेगा या इसका असर भारत जैसे पड़ोसी देश में भी दिखेगा? क्या भारत का जेनजी भी कभी सोशल मीडिया से निकलकर सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंच पाएगा? क्या वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन जनमत और डिजिटल लीडरशिप एक दिन हमारे लोकतंत्र की भी असली ताकत बनेगा? जी हाँ, नेपाल में जो हुआ वो सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, वो एक विचार का क्रांतिकारी विस्तार था। सुशीला कार्की अब सिर्फ एक जज नहीं है, वो एक प्रतीक है उस बदलाव की जो अब किताबों में नहीं, स्क्रीन पर लिखा जा रहा है। अब अगर आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ ट्रेंड के लिए है, तो नेपाल का जेनजी आपको गलत साबित कर चुका है। उन्होंने लिख दिया है कि आज के युवा सिर्फ सवाल नहीं पूछते, अब वो जवाब भी तय करते हैं। अगर आपको ये खबर चौंकाने वाली, प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।